नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्व पेपर 2020 अग्निवीर वायु साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स का पेपर हम डील करेंगे। पेपर 3 है, 2 पार्ट में है। तो पार्ट 1 हम स्टार्ट करेंगे आज। पार्ट 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ स्क्रीन पर हमने 3 बुक्स दिखाई हुई है आपको। अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम 52 पेपर्स इसमें दिए हुए हैं। ये जो पेपर है ये हमने इसी बुक से लिया है, इसका सॉल्यूशन भी इसमें बुक में दे रखा है। सॉरी। नेक्स्ट बुक है फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट। ये दोनों बुक्स आप थ्योरी न्यूमेरिकल के लिए रेफर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 पेपर 3 का पार्ट 1। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द टाइप ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना ऑफ द आई। तो रेटिना जो होता है आई का, उस पर कैसी इमेज बनती है। तो देखिए, मैं यहाँ पे सिंपल डायग्राम बनाता हूँ कि ये जो आई होती है हमारी, ये और रेटिना जो होता है वो यहाँ होता है। ये रेटिना की पोजीशन होती है, ये आई की पोजीशन होती है। और ये जो लेंस होता है हमारी आईज में, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का अगर आप देखेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस का जो पार्ट होता है वो क्या करता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इसकी इन्वर्टेड इमेज जो है ये यहाँ बनती है, इसकी इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो ये रेटिना जो होता है, रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज बनती है, रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज बनती है। अब आप कहेंगे कि भाई रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज बनती है तो हमको तो ऑब्जेक्ट सीधा दिखाई देता है। वो होता क्या है, ब्रेन सिंथेसाइज करता है इस पूरी प्रोसेस को, उसको वो रियल इसको इन्वर्टेड इमेज को सीधी बनाता है। तो इमेज जो बनती है वो तो इन्वर्टेड बनती है, बट माइंड का काम है इसको उल्टे से सीधा दिखाना। तो ये बनती है रियल, एक तो होती है रियल और एक होती है इन्वर्टेड। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ए। विच क्वांटिटी डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाई म्यूजिकल डिवाइस। देखिए, म्यूजिकल डिवाइस जो होती है इसमें क्वालिटी जो होती है ये डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए एक फ्लूट आप लेते हैं तो उसमें जो 7 जो होल्स होते हैं फ्लूट में, बांसुरी में जो 7 होल होते हैं, वो क्या होता है बेसिकली अलग अलग होल को हम बंद करके नंबर ऑफ जो क्वालिटी ऑफ साउंड है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो वो होता है नंबर ऑफ ओवरटोन्स। तो ये नंबर ऑफ ओवरटोन जो होते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड जो है उस तरीके से हम चेंज करके और नंबर ऑफ ओवरटोन चेंज करके क्वालिटी ऑफ साउंड को हम चेंज कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इफ प्रेशर इज इंक्रीज। देखिए, प्रेशर जब इंक्रीज होगा, प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ये इंक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज हो जाता है। इसका मैं एक जस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। प्रेशर कुकर का जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं, प्रेशर कुकर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि जैसे ये मान लीजिए हमने कुछ वेजिटेबल या दाल वगैरह यहाँ पे रखी, इसमें पानी डाला, तो यहाँ पे क्या होता है जब हम बॉयल करते हैं तो वैसे अगर नॉर्मल वेसल होता तो क्या होता, नॉर्मल वेसल होता तो ये वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इवोपोरेट करना स्टार्ट हो जाता और पानी धीरे धीरे कम हो जाता। और होता क्या कि बेसिकली जो ये जो वेजिटेबल है इसको केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिलता। अब प्रेशर कुकर में क्या होता है कि प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जाता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है। लेट अस से ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया 104 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर बॉईल करता है, बट जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ता जाता है। और यहाँ से होता क्या है कि जो वेजिटेबल है उसको ज़्यादा टेम्परेचर मिलना स्टार्ट हो जाता है। 1.104 था, फिर 105 था। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा हीट मिलेगी वेजिटेबल को या दाल को तो उतनी जल्दी गर्म हो जाएगी। तो हमारा जो कुकिंग गैस है वो भी सेव होती है। तो इसलिए प्रेशर कुकर जो है इस प्रिंसिपल का यूज़ करता है, इट विल इंक्रीज। तो प्रेशर जैसे इंक्रीज करेंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, ये सारी वेव्स जो दिखा रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, ये फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, इनकी एनर्जी भी बहुत कम होती है। सबसे कम ही मान लीजिए कि मतलब 7 अगर रेज अगर मैं यहाँ पे बताऊँ रेडियो वेव से लेके और गामा रेज तक जो आपके कोर्स में है, तो उन रेज को अगर मैं देखूँ तो रेडियो वेव जो है उसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, गामा रे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की रेज होती है।
व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या होती है? तो देखिए पावर की जो हम डायमेंशन से ये निकालते हैं ये होता है फोर्स और यहाँ पे वेलोसिटी। तो फोर्स जो है, पावर जो होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। तो ये फोर्स है m1 L1 T-2 और ये जो वेलोसिटी है दैट इज L1 T-1। तो यहाँ से निकल के आता है m1 L2 और T-3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो ये इस तरीके से आप सिंपल क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो ये डायमेंशन जो यूनिट पावर की है वो ये है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी डज नॉट मूव ड्यू टू विच टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, किस तरीके के फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से एक बॉडी जो है वो मूव नहीं कर पाती है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक सरफेस है और सरफेस पे इस तरीके से एक बॉडी रखी है और इस पर मैंने फोर्स लगाया बट ये मूव नहीं की। अब ये मूव नहीं कर रही तो यहाँ पे क्या होता है, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये हम स्टैटिक लेते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से ये बॉडी जो है ये मूव नहीं करती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है बी, स्टैटिक फ्रिक्शन। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ऑन प्लेट थिकनेस, ऑन प्लेट मेटल, नन ऑफ दिस। तो देखिए कैपेसिटेंस क्या होती है, जैसे ये कैपेसिटेंस है सी, ये कैपेसिटेंस होती है सी दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। ए इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट्स और डी जो है इनके बीच की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है स्मॉल डी है। ये कैपेसिटेंस जो होता है इस तरीके से दिया जाता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। देखिए ये एरिया पे तो डिपेंड करेगा कितना बड़ा एरिया है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम उस पर भी डिपेंड करेगा और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है। किस पे डिपेंड नहीं करेगा, प्लेट मेटल, मेटल किस तरीके का लिया हुआ उस पर डिपेंड नहीं करेगा, और प्लेट की थिकनेस, प्लेट चाहे छोटी लें या चाहे मोटी लें उस पर डिपेंड नहीं करेगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स उस पर डिपेंड करेगा। ये जी की वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है, जो हम फोर्स लिखते हैं, दो बॉडीज़ हैं मान लीजिए मास m1 m2 की, तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगता है एफ जी, किसके बराबर होता है, ये होता है जी m1 m2 और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है किसके बराबर है, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, ये कैपिटल जी किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻11। ये यूनिवर्स में थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाइए। देखिए और जगह क्या होता है, और कांस्टेंट जो होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ समथिंग इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, ये जो होता है, मतलब आप किसी और जगह चले गए या कुछ मीडियम जो है उसमें अफेक्ट होने लग जाते हैं। लेकिन ये स्पेशली ऐसा कांस्टेंट है कि दो बॉडीज़ के बीच में कुछ भी मीडियम रखा हो ये उससे अफेक्ट नहीं होता है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी है ये फिक्स है, इसकी वैल्यू यूनिवर्स में फिक्स है, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए क्या होता है कि ये अर्थ है और अर्थ में क्या है कि मान लीजिए बॉडी यहाँ पे है, तो अर्थ के रोटेशन के कारण यहाँ पे एक एम ओमेगा स्क्वायर, मान लीजिए इस बॉडी का मास एम है तो एम ओमेगा स्क्वायर आर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, या मान लीजिए लीनियर वेलोसिटी वी है तो एम बी स्क्वायर बाई आर, किसी भी तरीके से आप मान लीजिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है। ये सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स क्या करता है कि इधर की तरफ जो एम जी है उसको कम कर देता है। अगर मैं जी इफेक्टिव की बात करूँ तो जी इफेक्टिव कितना होता है, ये होता है जी माइनस जो एक्सेलरेशन जो बाहर की तरफ है वी स्क्वायर बाई आर, उसको मेरे को माइनस करना पड़ेगा, तो ये आएगा जी इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू जी माइनस ए। ये इस तरीके से आता है जी इफेक्टिव। अब यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन कि इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस, ओमेगा इंक्रीज हो गया, ये जो है बढ़ गया तो ये एक्सीलरेशन बढ़ गया, क्योंकि ये एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। अब अगर ये बढ़ेगा वी तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा। अब एक्सीलरेशन अगर बढ़ गया तो जी इफेक्टिव जो है ये कम हो गया, ये जी इफेक्टिव कम हो गया। अब जी इफेक्टिव कम हो गया तो वेट जो होता है ये होता है मास इनटू जी इफेक्टिव। तो वेट तो हमसे नहीं पूछा है, सॉरी मैं प्रीवियस क्वेश्चन पे आ गया, पैसे का सा क्वेश्चन पहले भी पूछा था। तो यहाँ पे तो सीधा पूछा है कि इफेक्ट ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये कम हो जाएगा। हम यहाँ से देख सकते हैं जी इफेक्टिव जो है ये जी माइनस ए हो जाएगा, तो इट विल रिड्यूस, इट विल डिक्रीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इफेक्टिव है ये कम हो जाएगा।
विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ नो डायमेंशन। देखिए वेलोसिटी जो है इसकी डायमेंशन होती है L1t-1, जो डिस्टेंस होता है इसकी डायमेंशन होती है L1, प्रेशर की डायमेंशन होती है फोर्स बाई एरिया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा m1 L1t-2 डिवाइडेड बाई L2, तो यहाँ से जो डायमेंशन आएगी ये निकल के आती है m1 L-1t-2। प्लेन एंगल क्या होता है इसकी अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये होता है थीटा, ये होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ये आर्क बाय रेडियस होता है। और आर्क क्या होता है, ये भी लेंथ की फॉर्म में होता है, रेडियस भी लेंथ की फॉर्म में होता है। तो यहाँ से थीटा आ जाता है, इसकी जो डायमेंशन आ जाती है ये आ जाती है L1-1, यहाँ पे आ जाता है L0, तो ये m0 है और t भी यहाँ पे 0 है, तो ये इसकी डायमेंशन निकल के आती है। तो इस क्वांटिटी को हम कह सकते हैं कि ये डायमेंशन लेस है। प्लेन एंगल हो गया, सॉलिड एंगल हो गया, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, ये भी डायमेंशन लेस होता है। When a liquid is rotated, it comes to rest again in some time due to which effect। अब एक लिक्विड को जब हम रोटेट करते हैं, लिक्विड को जो रोटेट किया जाएगा तो थोड़ी देर बाद ये अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है, बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। वो किस इफेक्ट के कारण होता है? देखिए क्या होता है, विस्कोसिटी एक ऐसा इफेक्ट है जिससे क्या होता है कि फ्लूइड अगर फ्लो करता है तो वो उसी की जो लेयर्स है, फ्लूइड की जो लेयर्स है आपस में एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है, वो विस्कस फोर्स कहा जाता है। तो उस विस्कस फोर्स के कारण क्या होता है कि जब एक लेयर मूव कर रही है तो दूसरी लेयर उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। जैसे मान लीजिए मैंने रोटेट किया किसी लिक्विड को इस तरीके से, तो ये जो फ्लूइड है अगर ये रोटेट कर रहा है तो एक लेयर अगर इधर मूव कर रही है तो नीचे की लेयर जो होती है फ्रिक्शन फोर्स लगाती है इधर की तरफ। इसको कहा जाता है विस्कस फोर्स। ये विस्कस फोर्स होता है और इस विस्कस फोर्स के कारण आपको पता ही है कि कोई सा भी फ्रिक्शनल फोर्स हो वो वेलोसिटी रिड्यूस करता है। तो इस विस्कस इफेक्ट के कारण क्या है, ये रोटेटिंग फ्लूइड जो है ये धीरे धीरे स्टेबल हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है। तो ये होता है विस्कोसिटी के कारण। What would be the work done to rotate the magnet in the magnetic field by 360 degree if magnetic moment is m and magnetic field is b? Also the magnet is placed initially parallel to the magnetic field। देखिए ये मैग्नेट रखी हुई है इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड में। ये मैग्नेट है साउथ और ये नॉर्थ साउथ मान लीजिए, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इस तरीके से रखा हुआ है। अब इसको एक कंप्लीट रोटेशन दिया, मतलब इसको ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया और वापस इसी पोजीशन में ऐसे घुमा के हम इसी पोजीशन पे ले आए। हमने जो एंगल रोटेट करवाया ये एंगल है यहाँ पे 360 डिग्री, 360 के एंगल से इसको रोटेट करवा दिया। अब अगर 360 के एंगल से इसको रोटेट करवा दिया तो क्या वर्क डन होगा? देखिए वर्क डन जो होता है ये होता है W मैग्नेटिक और ये होता है MB और यहाँ पे आता है cos θ1 माइनस ऑफ cos θ2। तो जो इनिशियल एंगल है वो 0 है और जो बाद का एंगल है वो 360 है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कितना मेरे को वर्क डन करना पड़ा, ये मेरे को करना पड़ा 1 - 1 यानी कि 0। तो यहाँ से जो वर्क डन है ये होगा 0, तो ये 0 वर्क डन मेरे को करना पड़ता है। तो ये पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, आधे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं पार्ट 1 के। ये कंप्लीट सॉल्यूशन और कंप्लीट जो पेपर है ये आपको इस बुक में मिलेगा, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। 52 पेपर्स हैं और जैसा मैंने पहले बताया ये दोनों बुक्स आप थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आज का जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा और इसका जो पार्ट 2 है वो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।